बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पार्ट टू टेक्निकल राइटिंग और टेक्निकल इंग्लिश का पार्ट टू जो पास्ट 8 ईयर्स के पेपर्स हैं, सॉल्व पेपर, उसकी तरफ हम जा रहे हैं। क्योंकि पार्ट वन अगर आपने नहीं देखा तो पार्ट वन में मैंने इनिशली क्वेश्चन पेपर्स भी शो किए हैं। आप काइंडली उसको जाके एक दफ़ा वीडियो देख लें ताकि ये आंसर्स आपके लिए हेल्पफुल हों। एक वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए पार्ट्स में वीडियो बनानी पड़ रही है। तो अभी सेकंड ऑप्शन था एथिक्स इन इंग्लिश टेक्निकल राइटिंग। एथिक इन टेक्निकल राइटिंग बेसिकली क्या होता है कि कोई भी एथिक्स होते हैं, जब आप राइटिंग कर रहे होते हैं तो उसमें आपको ख्याल रखना पड़ता है कि किसी की रिस्पेक्ट, किसी की तमाम तर डाइवर्सिटी और एक्नॉलेज करना पड़ता है कि जिसने आपकी इसमें हेल्प की है। तो तमाम तर एथिकल इश्यूज़ में ये चीज़ें कवर होती हैं। एथिकल इश्यूज़ में मैं आपके साथ जो प्रिंसिपल है वो डिस्कस कर रहा हूँ। एथिकल इशू में प्रिंसिपल होते हैं वो लीगली होता है, ठीक है। उसमें लॉज एंड रेगुलेशंस की कॉपी राइटिंग की बात नहीं होती। उसका कंटेंट राइटिंग में कोई भी कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं किया होता कंटेंट, कोई भी ऐसी बात नहीं की होती जो लॉज एंड रेगुलेशंस के अगेंस्ट हो। होनेस्टी होती है उसमें, कॉन्फिडेंटली वो बात की जा रही होती है। क्वालिटी होती है, फेयरनेस होती है, प्रोफेशनलिज्म होती है, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी होती है कि बिल्कुल ओपन होती है, कोई चीज़ हिडन नहीं होती। पे अटेंशन टू इंडिविजुअली तौर पे अटेंशन करके वो बताया जा रहा होता है, ठीक है। उसके बाद स्टाइल एंड टोन ऑफ टेक्निकल राइटिंग। स्टाइल्स होती हैं, तमाम तर पंक्चुएशंस होती हैं, ठीक है। तमाम तर पंक्चुएशंस को हम स्टाइल कहते हैं। टेक्निकल इंग्लिश में टोन होती हैं। टोन जब आप कहते हैं कि आप बैठ जाएं, दोनों में टोन ऑफ, जिस तरह वॉइस में फ़र्क आया इसी तरह टोन ऑफ राइटिंग में भी फ़र्क आता है कि जब हम वर्ड्स का चुनाव करते हैं तो वर्ड का चुनाव बहुत एहतियात से करना पड़ता है। ये आपके कंसेप्ट स्टाइल्स के हवाले से अगर देखें तो पंक्चुएशन जो मैंने आप लोगों को पढ़ाई है ऊपर, आप काइंडली उसको एक दफ़ा गो थ्रू करें। और उसके बाद इसी से रिलेटेड है कि स्टाइल्स एंड टोन्स ऑफ टेक्निकल राइटिंग में डायरेक्ट होती है, वेल ऑर्गेनाइज्ड होती है, कीप द मेन आइडिया ऑन टॉप पे होता है, राइट सेंटेंस ऑफ 15 to 25 वर्ड्स होते हैं। अच्छा, उसके बाद टाइप्स एंड टर्म्स इन टेक्निकल राइटिंग में फॉर्मल होती है, इनफॉर्मल होती है, ऑप्टिमिस्टिक होती है, वर्डिड होती है। ये डिफरेंट तरह की टाइप्स हैं टेक्निकल राइटिंग की, ठीक है। तो ये तमाम तरह जॉयफुल होती है, सैड होती है, फेयरफुल होती है, होपलेस होती है, होपफुल होती है, सीरीज होती है, कॉन्फिडेंट होती है। तो ये तमाम तर चीज़ें आपकी टाइप्स ऑफ टेक्निकल राइटिंग में आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद आता है मेमो। मेमो क्या होता है बेसिकली कि जब आप किसी जगह पे काम कर रहे होते हो तो फ़ौरन आपको कोई रिपोर्ट देनी होती है, तो छोटा सा मेमो लिखना होता है जिसमें डेट आती है, टू आता है, फ्रॉम आता है, सब्जेक्ट आता है, ठीक है। उसके बाद इंट्रोडक्शन आता है, आप किस हवाले से दे रहे हैं, मेमो लिख रहे हैं। उसके बाद थोड़ी सी डिस्कशन आती है, कंक्लूजन आ जाती है, ठीक है। इसमें बेसिकली ये स्ट्रक्चर नॉर्मल भी, फॉर्मल इनफॉर्मल लैंग्वेज का भी है, लेकिन इसमें फॉलो कर मेमो में आप नहीं फॉलो करते क्योंकि मेमो इंटरनल आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही मूव कर रहे होते हैं। आपने देखा होगा स्टिकी नोट्स वगैरह में भी लिखा जा रहा होता है, लेकिन मेमो में ना कुछ थोड़ा सा फॉर्मेट आपने फॉलो करना है जिसमें टू, फ्रॉम, डेट एंड सब्जेक्ट ये लाजमी फॉलो करना है। क्योंकि जब आप टू करते हैं पता चलता है कि किसको आप टू कर रहे हैं, फ्रॉम आप किसकी तरफ से आप अपना लिखते हैं, डेट आती है, सब्जेक्ट आती है, तो ये सारी चीज़ें मेमो राइटिंग में आ जाती है। प्रपोजल इन टेक्निकल राइटिंग। प्रपोजल बेसिकली क्या होता है कि किसी भी प्रॉब्लम के अगेंस्ट आप कुछ सोल्यूशन सेल करना चाह रहे होते हैं या कोई प्रोडक्ट और सर्विसेज सेल करना चाह रहे होते हैं, तो आप एक प्रपोजल देते हैं कि आपकी ये प्रॉब्लम हमने हाईलाइट की है, इसके अगेंस्ट ये सोल्यूशन है हमारे पास। और उसमें फिर डिफरेंट कॉस्टिंग भी आप बता रहे होते हैं इनकी प्रॉब्लम क्या है और आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एलिमेंट्स क्या होती हैं? प्रिपेयर योर प्रपोजल इंट्रोडक्शन वेल, ये तो एक नॉर्मल सी चीज़ है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट वही बात है कि किसी की प्रॉब्लम देखते हुए आप करते हैं। बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आप बताते हैं इशू की कि इशू कहाँ से स्टार्ट हुआ, क्यों स्टार्ट हुआ, इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं अगर इसको नहीं सॉल्व किया जाता। रेलिवेंट्स ऑडियंस, आपने ऑडियंस को देखना है, आप जिसको लिख रहे हैं उसका तमाम तर कंटेंट आपका रेलिवेंट होना चाहिए। प्रोजेक्ट बेनिफिट एंड फिजिबिलिटीज आपने लिखनी है, ये देख लें। जब प्रॉब्लम लिखेंगे तो जाहिर बात है आप उसके सोल्यूशन लिखेंगे, सोल्यूशन के साथ बेनिफिट्स भी आएगा। हाउ टू विल रिजॉल्व, वही कि आप कैसे सॉल्व करेंगे। फिर आप कॉल टू एक्शन लाजमी लिखना है, आपने सब कुछ बता दिया, अब वो उसको बाय कैसे करेंगे, तो आपने उसको स्केड्यूल बताना है कि ये तरीके से आप ये एक्शन लेंगे तो आप उसको बाय करेंगे। रिसोर्सेज आपने बताना है कि कहाँ से वो चीज़ अवेलेबिलिटी होगी। कॉस्ट आपने बताना है, कंक्लूजन बताना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रपोजल टाइप्स ऑफ प्रपोजल में क्या आता है? बिजनेस प्रपोजल आता है, सेल्स प्रपोजल वही प्रोडक्ट आप प्रॉब्लम दे के सर्विसेज देते हैं। रिसर्च प्रपोजल आता है, किसी चीज़ के ऊपर आप रिसर्च करते हैं। ग्रांट प्रपोजल आता है, इन्वेस्टमेंट प्रपोजल आता है, इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है आपको। सेल्स प्रपोजल वही बात, सेल्स प्रपोजल ऊपर आ गई। इम्प्लीमेंटेशन प्रपोजल है। ओके, यहाँ पे ना प्रपोजल की चार मेन टाइप्स हैं जो जिसका अलग से क्वेश्चंस भी आ सकता है। सॉलिसिटेड प्रपोजल, अनसॉलिसिटेड प्रपोजल, इंटरनल प्रपोजल, एक्सटर्नल प्रपोजल। इंटरनल तो वो खुद बता रहा है विद इन ऑर्गेनाइजेशन, एक्सटर्नल
आउट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और अनसोलिक्टेड और सोलिक्टेड में फ़र्क दे देते हैं। सोलिक्टेड बेसिकली आइडेंटिफाई करता है प्रॉब्लम को, ये प्रपोजल सिर्फ आइडेंटिफाई कर रहा होता है। अनसोलिक्टेड में इनिशिएटिव हो रहा होता है, ये सोल्यूशन दे रहा होता है। इंटरनल और एक्सटर्नल तो जनरल वर्ड है, ठीक है। अब आ जाते हैं इनफॉर्मल रिपोर्ट ऑन द डिलेज ऑन द फिक्सिंग ऑफ प्रॉब्लम। अच्छा, अब यहाँ पे वो एक क्वेश्चन आया था कि आपने इनफॉर्मल रिपोर्ट लिखनी है कि आपकी जो प्रॉब्लम है, आपने एक प्रोडक्ट ली है, उसमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, लेकिन उनका जो इदारा है वो उसको सीरियस नहीं ले रहा, उसके बारे में एक्शन नहीं कर रहा, तो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने लिखना है। तो आप फॉर्मल रिपोर्ट लिखेंगे, क्योंकि ये इंटरनल डिपार्टमेंट नहीं है, आप किसी दूसरे डिपार्टमेंट को लिख रहे हैं, ठीक है, या किसी कंपनी को लिख रहे हैं, या वेंडर को लिख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें फॉर्मल रिपोर्ट में दो तरह की रिपोर्ट होती है, सॉरी रिपोर्ट में दो तरह की रिपोर्ट होती है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। ये बेसिकली इनफॉर्मल की बात हो रही है, तो ये शॉर्ट होगी, क्योंकि फॉर्मल रिपोर्ट ज़रा लंबी होती है, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज्ड होती है, और ये तमाम तर चीज़ें इसमें होती हैं, ठीक है। यहाँ पे आप फ्रॉम सेंडर लोकेशन, डेट और टू जिसको आप कर रहे हैं, और सब्जेक्ट आपने फिर उसी तरह से फॉलो करना है। ये देख लें, फ्रॉम मैं अगर लिख रहा हूँ तो ग्रोथ फॉर एवरीवन, सेंडर लोकेशन इस्लामाबाद, डेट आ जाएगी डियर सर। आप फिर यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि आपने प्रोडक्ट परचेज की है, परचेज करने के बाद ये प्रॉब्लम आ रही है, उसके बाद आपके डिपार्टमेंट को रेजोल्यूशन के लिए रिक्वेस्ट की है, लेकिन आपके डिपार्टमेंट में एक्शन नहीं लिया। तो अब आप हायर मैनेजमेंट को बता रहे हैं कि प्लीज़ एक्शन लीजिए, थैंक्स योर फेथफुली एक्सप्रेस, ठीक है। यहाँ पे मेथड ऑफ डॉक्यूमेंटेड सोर्सेज, यार ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप लोग फोकस होकर सुन रहे हैं तो प्लीज़ इसी तरह से फोकस होकर इसको समझिएगा कि बेसिकली मेथड ऑफ डॉक्यूमेंटेड सोर्सिंग, लोग सोर्सिंग का अलग मतलब ले लेते हैं कि कहाँ से सोर्स किया जाए, लेकिन ये सोर्सिंग डिफरेंट है, ठीक है। ये बहुत लेंथी आंसर भी है इसका। एकेडमिक इंटीग्रिटी अस प्लेजरिज्म, कॉपीराइट, कॉपिंग एंड पेस्टिंग टेक्स्ट एंड ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग इमेजेस विदाउट कोटिंग अ साइट। अच्छा, यहाँ पे ना एक रेफरेंस है एकेडमिक इंटीग्रिटी, ये बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन है, एक दफ़ा सुन लें आप, क्योंकि सुनने से थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये बेसिकली कुछ टाइप्स हैं जिसमें सोर्सिंग की, कि डॉक्यूमेंट सोर्स कैसे आप एक डॉक्यूमेंट के अंदर सोर्सिंग दे सकते हैं। ये वो सोर्सिंग नहीं है कि रिसोर्स करना, ये बेसिकली सोर्सिंग ये है कि आप एक डॉक्यूमेंट लिखते हैं, ज़ाहिर बात है वो कंटेंट आप कहीं से उठाते हैं, तो उसको आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर प्रेजेंट किस तरह करेंगे, कौन से स्टाइल्स यूज़ करेंगे, ठीक है। साइटिंग एंड रेफरेंसेस, सोर्स ऑफ एपीए स्टाइल। एपीए स्टाइल क्या होता है कि आप उसको टेबल फॉर्म में देते हैं, ठीक है। ये इसमें एकेडमिक इंटीग्रिटी में आपने क्या किया, अल्गोरिदम कॉलेज आपने रेफरेंस दे दिया, लिंक दे दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे साइटिंग एंड रेफरेंसेस सोर्सेज एपीए स्टाइल क्या होगा, यहाँ पे एक टेबल देंगे, नंबर वन ये चीज़ थी, यहाँ से सोर्स की थी, उसकी एग्जांपल ये है, ये रेलिवेंट कंटेंट है, सर्च किया जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली रेफरेंस मिल जाएगा। साइटिंग एंड रेफरेंसेस सोर्सेज इन एमएलए स्टाइल, पहले था एपीए, फिर है एमएलए स्टाइल। एमएलए स्टाइल बेसिकली मॉडर्न स्टाइल है, ठीक है। इसमें आप डायरेक्टली जो कंटेंट लिख रहे हैं उसी के साथ साथ आपने रेफरेंस पुट करना, ठीक है। फिर साइटिंग एंड रेफरेंसेस सोर्सेज आई ट्रिपल ई, तीन तरह के हैं, एपीए, एमएलए और आई ट्रिपल ई। आई ट्रिपल ई बेसिकली क्या इंडिकेट करता है, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, ठीक है। ये बेसिकली ये स्टाइल है कि आप रेफरेंस दे रहे होते हैं कि मैंने यहाँ यहाँ से ये सोर्सेज लिया, सेम एपीए स्टाइल की तरह ही होता है, लेकिन इसमें बास टाइम आप रेफरेंस को बीच में भी कोट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये तमाम तरह स्टाइलिंग आपने देखनी है। 2015 का पेपर है, क्वेश्चन 2015 क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये 2014 के क्वेश्चन नंबर 1 से लिया गया है, 2014 के क्वेश्चन नंबर 2 जो है 2014 के क्वेश्चन नंबर 2 से लिया गया है, ये सेम 2014 का क्वेश्चन नंबर पेपर कॉपी किया गया है 2015, ठीक है। ये देख लें आप, 4, 5, 8 और 14, इसमें एक सवाल है, स्टेप्स इन प्लानिंग स्टेज, प्लानिंग डॉक्यूमेंट वन इज वन ऑफ द एसेंशियल टेक्निकल प्रोसेस। प्लानिंग, बिजनेस प्लानिंग भी करते हैं आप, इसी तरह से टेक्निकल राइटिंग की प्लानिंग आप करेंगे, तो इसमें स्टेप्स आते हैं, प्लान होता है, स्ट्रक्चर बनता है, राइटिंग होता है, रिव्यू होता है, पब्लिश होता है। हम इस वक्त प्लान के ऊपर हैं, ठीक है। प्लान, इफ यू फेल टू प्लान यू फेल टू प्लान योर प्लान टू फेल, ये बेसिकली बड़ी एक गोल्डन स्टेटमेंट है। चलें अभी चलते हैं बेसिकली प्लानिंग कैसे करते हैं। ओवरसीज ऑफ प्रोजेक्ट, ओके ओके, ओवरव्यू ऑफ प्रोजेक्ट, फिर ऑडियंस डिफाइन करनी है आपने, प्लानिंग करते हुए आपने ऑडियंस डिफाइन करनी है, आपने ऑब्जेक्टिव ओवरव्यू एक प्रोजेक्ट का लिखना है कि आप किस लिए प्रोजेक्ट को आप कर रहे हैं, ठीक है।
और पर्पस मैटर एक्सपर्ट, स्टाइल गाइड, वही पंक्चुएशन वगैरह यूज़ करनी है, आइडेंटिफिकेशन की कॉन्टेक्ट, आपने रेफरेंसेस वगैरह तमाम तर लिखने हैं, असर्टिंग रिस्क एंड चैलेंजिंग, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है अगर उसको रिजॉल्व नहीं किया जाता, प्रोजेक्ट स्केड्यूल, ठीक है। तो इसमें साइकिल क्या है, प्रोजेक्ट प्लान है, प्रोजेक्ट प्लान है, प्री प्रोजेक्ट प्लान है, प्रोजेक्ट बनने से पहले एक प्रोजेक्ट प्लान है, प्रोजेक्ट बना रहे हैं, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन प्लान है, फिर प्रोजेक्ट कंप्लीशन प्लान है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, क्लियर है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, प्रिसाइज है, इजी टू अंडरस्टैंड है, स्ट्रक्चर्ड है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ये चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है 2016 का क्वेश्चन, जिसमें रिपीटिशन क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, यहाँ पे सारे आंसर। इसमें प्रपोजल इन टेक्निकल राइटिंग में टाइप्स क्या क्या हैं, सॉलिक्टेड प्रपोजल इंडिकेशन की जाती है, अनसॉलिक्टेड प्रपोजल इसमें इम्प्लीमेंटेशन की जाती है, एक्शन इनिशिएटिव लिया जाता है, इंटरनल एक्सटर्नल, रिन्यूअल ऑफ कंपीटिंग, रिसर्च प्रपोजल, गुड्स एंड सर्विस प्रपोजल, ग्रांट प्रपोजल, सेल प्रपोजल, ये तमाम तर प्रपोजल आते हैं। स्टेप्स क्या हैं, आइडेंटिफाई रीडर, रीडर का मतलब ये है कि ऑडियंस आपने आइडेंटिफाई करनी है, एग्जेक्टिव समरी ओवरव्यू लिखना है पूरे रिपोर्ट का, प्रपोजल ऑफ आपने प्रपोजल आपने लिखना स्टार्ट करना है, पर्पस उसका लिखना है आपने, पर्पस ऑफ प्रपोजल लिखना है, एक्सप्लेन द सिचुएशन लिखनी है, इंट्रोडक्शन अथॉरिटी, डिस्कस द बजट, फिर रिक्वेस्ट फॉर अप्रूवल, इंक्लूड अपेंडिक्स और लेवरेज, ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेक्निकल राइटिंग के करेक्टरिस्टिक क्या आएंगे, करेक्ट एक्यूरेसी होती है, ऑडियंस पर्सपेक्टिव से लिखा जाता है, कंसाइज होता है, ठीक है, कंसाइज में ब्रीफ ऑफ पॉसिबल होता है, कंप्रीहेंसिव होता है, एक्सप्लेन ऑल पॉइंट्स, लॉजिकल होता है, सीक्वेंशियल होता है, एक्शन ओरिएंटेड होता है, ऑर्गेनाइज्ड होता है, क्लैरिटी होती है, एक्सेसिबिलिटी होती है, डिटेल्ड होती है, रेलिवेंट होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग ओरिएंटेड होती है, कंक्लूजन, क्वालिटी, ग्रामर, पर्पस, स्टाइल। ओके, नाउ नेक्स्ट है टेक्निकल कम्युनिकेशन। पहले था टेक्निकल राइटिंग। टेक्निकल कम्युनिकेशन में ये होता है न्यूज़ लेटर के थ्रू आप कम्युनिकेट करते हैं किसी चीज़ को, वेबसाइट के जरिए करते हैं, ऑनलाइन हेल्प फॉरम के थ्रू, मेमो के थ्रू, ईमेल, लेटर, मेल, ये बेसिकली टाइप्स हैं, पाथ्स हैं जिस तरह से आप कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन बस यूजिंग टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए आप जब कम्युनिकेट करेंगे तो आप उसको टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन बोले, टेक्निकल कम्युनिकेशन बोलेंगे, ठीक है। प्रपोजल एंड रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल है, टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स टाइप क्या क्या है, डॉक्यूमेंटेशन रिकॉर्ड आता है, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन आती है, यूज़र गाइड आती है, ऑनलाइन हेल्प आती है, फिर रेफरेंशियल इंफॉर्मेशन, कंज्यूमर मार्केटिंग लिटरेचर, फिर टेक्निकल जर्नलिज्म, ये तमाम तर चीज़ें कम्युनिकेशन में आती हैं। टेक्निकल राइटिंग, ऑडियंस प्रोफाइलिंग एंड रोल्स, यार ऑडियंस प्रोफाइलिंग एंड रोल्स बहुत ही सिंपल है, ठीक है। इसमें चार तरह की ऑडियंस है, एग्जेक्टिव है जो फंडिंग करेगी, एक्सपर्ट जो उसमें एक्सपर्ट है, टेक्निकल है, नॉन टेक्निकल है, नॉन स्पेशलिस्ट है, ठीक है। ऑडियंस एनालाइज करते हैं आप, आपकी ऑडियंस कौन है, उसके क्या क्या गोल्स हैं, उनके क्या पेन पॉइंट्स हैं, डेमोग्राफिक क्या है, कल्चरल क्या है, कम्युनिकेशन। आपने बेसिकली यहाँ पे ना ऑडियंस से रिलेटेड आपने लिखना है, ऑडियंस प्रोफाइलिंग क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ऑडियंस प्रोफाइलिंग करने के बेनिफिट्स क्या होते हैं, डेवलपर पर्सोना, आपको उसका प्रॉपर पर्सोना बनाएंगे कि वो अगर ऑडियंस आपकी परचेजिंग करती है तो वो किस पाथ के थ्रू होती हुई आती है। उसके बाद फैक्टर दैट अफेक्ट प्रोडक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट, जो फैक्टर हैं वो डॉक्यूमेंट की प्रोडक्शन में कैसे इफेक्ट होती है, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ द डिमांड, सॉरी डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स जो हैं उस पे कौन से फैक्टर इफेक्ट होते हैं जब आप टेक्निकल राइटिंग करते हैं। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, आप इंफॉर्मेशन नहीं, आप टेक्निकल राइटिंग आप करने बैठ जाएंगे तो जाहिर बात है वो आपका अफेक्ट करेगा। आउटडेटेड एंड अनसूटेबल टूल, आप किसी आउटडेटेड टूल जो एक्सपायर हो चुका है उसके थ्रू अगर करेंगे तो वो ऑलरेडी यूटिलाइज हो चुका है। डिसअरेंज्ड स्ट्रक्चर, मतलब ऑर्गेनाइज नहीं है स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर उसके बाद पुअर पंक्चुएशन है, पंक्चुएशन यूज की, टू मच जर्मन्स हैं, फिर इनकन्सिस्टेंसी है, टू मच ऑब्स्टेकल्स हैं, ठीक है, एब्स्ट्रैक्शंस हैं, नो वैल्यू एड्स व्हेन वी नीड इट, ठीक है। आप कोई वैल्यू के मुताबिक कंटेंट नहीं लिख रहे, नीड के मुताबिक नहीं लिख रहे, रिपीटिशन है बहुत ज़्यादा, नंबर बाय लाइन है, राइटिंग बिफोर थिंकिंग, आपने सोचने से पहले लिखना शुरू कर दिया, पैसिव वाइज आप यूज़ कर रहे हैं, आप कंफ्यूज्ड सीक्वेंस कह रहे हैं, ठीक है। एलिमेंट ऑफ मेमो, मैंने एलिमेंट ऑफ मेमो के ऊपर मैं ऑलरेडी ऊपर पढ़ा चुका हूँ, बैक करके चेक कर सकते हैं वीडियो को, थोड़ा सा बैक करेंगे, अभी मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया। इफेक्टिव वेबसाइट कंसेप्ट, वेबसाइट के जो कंसेप्ट क्या क्या इफेक्टिव हो सकते हैं, उसकी सिंप्लिसिटी होती है, लोड टाइम होता है, पर्पस होता है, विजुअल हायरार्की होती है, पिक्चर यूज होते हैं, कॉल टू एक्शन होती हैं, ये तमाम तर चीज़ें होती हैं, ठीक है। इफेक्टिव वेबसाइट में ये देख सकते हैं आप, तमाम तर मज़ीद भी फैक्टर्स आप यहाँ पे खुद से पढ़ सकते हैं।
टेक्निकल सेंटेंसेस में सेंटेंस फ्रेगमेंट एंड टेक्निकल राइटिंग. सेंटेंस फ्रेगमेंट, a sentence fragment is a group of words that looks like a sentence but actually is not a complete sentence. Sentence fragment are usually missing a subject and verb. वर्ब भी मिसिंग हो सकता है, सब्जेक्ट भी मिसिंग हो सकता है. आपको सेंटेंस फ्रेगमेंट दिए जाएंगे जैसे फॉर एग्जांपल चिल्ड्रन हेल्पिंग इन द किचन, वर्ब इज मिसिंग है, ठीक है, जिस पे काम किया जा रहा है मिसिंग है. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या क्या उसमें फ्रेगमेंट सेंटेंसेस होते हैं. आप उसको इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, ठीक है. टाइप ऑफ सेंटेंसेस फ्रेगमेंटेड, मिसिंग होता है, मिसिंग सब्जेक्ट हो सकता है, मिसिंग वर्ब हो सकता है. उसके बाद क्लॉज फ्रेगमेंटेड, ठीक है. ये तमाम तर चीज़ें हैं.